नमस्कार दोस्तों। सोचो आप अपना रूम परफेक्टली क्लीन करते हो, बुक्स शेल्फ पर, कपड़े अलमारी में, टेबल बिल्कुल ऑर्गेनाइज। फिर आप एक हफ्ते के लिए उस रूम को छोड़ देते हो। जब वापस आते हो तो क्या रूम और ज्यादा ऑर्गेनाइज मिलता है? नहीं, चीजें बिखर चुकी होती हैं, डस्ट जमा हो चुकी होती है और रूम धीरे धीरे डिसऑर्डर की तरफ बढ़ चुका होता है। अब एक और, क्या आपने कभी किसी टूटे हुए ग्लास को अपने आप जुड़ते हुए देखा है? क्या कभी गर्म चाय अपने आप ठंडी होकर फिर से गर्म? क्या कभी धुआं वापस सिगरेट के अंदर गया? नहीं। और इन सब के पीछे एक ही साइंटिफिक रीजन है, एंट्रोपी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि टाइम, स्टार्स, ब्लैक होल्स और पूरे यूनिवर्स के फ्यूचर को समझता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, लेकिन क्यों? क्या यूनिवर्स धीरे धीरे केओस की तरफ जा रहा है? और क्या एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा? और जब एंट्रोपी की पूरी कहानी समझेंगे तो यकीन मानिए ये कॉन्सेप्ट आपको यूनिवर्स को देखने की सोच ही बदल देगा। एंट्रोपी होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में एंट्रोपी को डिसऑर्डर का मेजर कहा जाता है। अगर किसी सिस्टम में अरेंजमेंट कम और रेंडमनेस ज्यादा हो तो एंट्रोपी ज्यादा होती है। एक नीटली ऑर्गेनाइज्ड डेक ऑफ कार्ड्स, लो एंट्रोपी। वही कार्ड्स अगर हवा में उड़ा दिए जाएं, लेकिन फिजिक्स में एंट्रोपी सिर्फ डिसऑर्डर नहीं है। एंट्रोपी बताती है कि किसी सिस्टम के पार्टिकल्स कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा एंट्रोपी। नेचर हमेशा उस स्टेट की तरफ जाती है जहाँ पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं और इसी वजह से एंट्रोपी नेचुरली बढ़ती है। अब आइस का एग्जांपल लेते हैं। एक आइस क्यूब को इमेजिन करो। उसके मॉलिक्यूल एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, सब कुछ ऑर्डरली होता है। अब आइस मेल्ट होती है, मॉलिक्यूल्स रैंडम मूवमेंट करने लगते हैं। अब उनके पास अरेंज होने के हजारों तरीके, एंट्रोपी बढ़ गई। इसलिए आइस नेचुरली मेल्ट करती है, लेकिन पानी अपने आप रूम टेम्परेचर वापस आइस नहीं बन जाता, क्योंकि उसकी एंट्रोपी कम होगी और नेचर जनरली एंट्रोपी को बढ़ाना पसंद करता है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है इस बारे में? फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीजेस। यानी अगर कोई सिस्टम बाहर से एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा तो उसकी एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी। पूरा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है, इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। ये लॉ साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट लॉज में से एक है और आज तक कभी गलत प्रूफ नहीं हुआ। तो टाइम एक ही डायरेक्शन में क्यों चलता है? हम सब जानते हैं कि टाइम पास्ट से फ्यूचर की तरफ बढ़ता है, लेकिन क्यों? फिजिक्स की बहुत सी इक्वेशंस टाइम को रिवर्स डायरेक्शन में भी अलाउ करती हैं। फिर भी हम फ्यूचर से पास्ट में क्यों नहीं जा सकते? इसका जवाब एंट्रोपी दे सकती है। ब्रोकन ग्लास का टूटना एंट्रोपी बढ़ाता है, लेकिन उसका खुद से जुड़ जाना एंट्रोपी कम करेगा। इसी वजह से हम टूटे हुए ग्लास देखते हैं, जुड़ता हुआ ग्लास नहीं। एंट्रोपी ही टाइम की डायरेक्शन डिफाइन करती है और साइंटिस्ट इसे एरो ऑफ टाइम कहते हैं। पास्ट में एंट्रोपी कम थी, लेकिन फ्यूचर में एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिग बैंग के वक्त यूनिवर्स की एंट्रोपी बहुत कम थी। ये आज भी फिजिक्स का एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। यूनिवर्स एक्सट्रीमली हॉट था, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत ऑर्डर्ड भी था। अगर शुरुआत में एंट्रोपी ऑलरेडी मैक्सिमम होती तो स्टार्स कभी नहीं बनते, गैलेक्सीज नहीं बनती, लाइफ भी नहीं होती। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ एंट्रोपी बढ़ती गई और इसी प्रोसेस ने स्टार्स और गैलेक्सीज को जन्म दिया। तो फिर स्टार्स बनते कैसे हैं? अगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है तो ऑर्डर कैसे बनता है? स्टार्स कैसे बनते हैं? लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर? कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है? जवाब है एनर्जी। सन अर्थ को एनर्जी देता है, प्लैनेट्स उस एनर्जी को यूज करते हैं, हम फूड से एनर्जी लेते हैं। यानी लोकल सिस्टम्स में ऑर्डर बन सकता है, लेकिन टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी फिर भी बढ़ती रहती है। यानी आप अपना रूम साफ कर सकते हो, लेकिन उस प्रोसेस में आप एनर्जी यूज करोगे और कहीं और एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अब बोल्ट्जमैन का कंट्रीब्यूशन। ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन ने एंट्रोपी को मैथमेटिकल फॉर्म दिया। उन्होंने एक फॉर्मूला इक्वेशन दी, S इक्वल्स टू K log W। यहाँ S एंट्रोपी है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और W पॉसिबल अरेंजमेंट्स की संख्या। जितनी ज्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट्स उतनी ज्यादा एंट्रोपी। आज भी इक्वेशन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की फाउंडेशन मानी जाती है। ब्लैक होल्स की एंट्रोपी 1970s में साइंटिस्ट जैकब बेकेनस्टीन और स्टीफन हॉकिंग ने एक शॉकिंग आइडिया दिया। ब्लैक होल्स की भी एंट्रोपी होती है और ये एंट्रोपी उनके सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे ज्यादा एंट्रोपी वाली ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की एंट्रोपी पूरी गैलेक्सी से ज्यादा हो सकती है और ये डिस्कवरी मॉडर्न फिजिक्स के लिए एक रिवोल्यूशनरी थी। पहली बार ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एक साथ कनेक्टेड दिखाई दिया। हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगी तो फ्यूचर में क्या होगा? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत दूर फ्यूचर में यूनिवर्स हीट डेथ की स्टेट में पहुंच सकता है। उस वक्त स्टार्स खत्म हो जाएंगे, नए स्टार्स नहीं बनेंगे और गैलेक्सीज अंधेरी हो जाएंगी। हर जगह इक्वली स्प्रेड हो जाएगी, कोई यूजफुल एनर्जी नहीं बचेगी। यूनिवर्स मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट में पहुंच जाएगा।
ये स्टेट ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस सालों बाद आ सकती है। उस वक्त यूनिवर्स ठंडा, अंधेरा और ऑलमोस्ट डेड होगा। क्या एंट्रोपी को रोका जा सकता है? अब तक की साइंस के मुताबिक नहीं। एंट्रोपी का इंक्रीज नेचर का फंडामेंटल रूल है। ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, मशीन्स बना सकते हैं, सिटीज बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन टोटल एंट्रोपी को कम नहीं कर सकते। यही वजह है कि एंट्रोपी को यूनिवर्स का सबसे अनअवॉइडेबल लॉ माना जाता है। सोचो एक मैसी रूम, पिघलती हुई बर्फ और टूटा हुआ ग्लास, बढ़ता हुआ स्टार और एक दिन ठंडा पड़ता हुआ पूरे यूनिवर्स। ये सब एक ही रूल फॉलो करते हैं, एंट्रोपी, एक इनविजिबल लॉ जो हमें बताता है कि टाइम क्यों आगे बढ़ता है, यूनिवर्स क्यों बदलता है और एक दिन इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। शायद इसीलिए एंट्रोपी सिर्फ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं, ये हमें बताती है कि चेंज यूनिवर्स का असली नेचर है। और जब तक एंट्रोपी बढ़ रही है तब तक यूनिवर्स की कहानी भी आगे बढ़ रही है। अगर आपको ऐसे ही साइंस और स्पेस के अमेजिंग टॉपिक्स पसंद हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर अभी भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।